हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मीनाक्षी स्वागत करती हूँ आप सभी का और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी एक हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो होने वाली है प्रोस्टेट ग्लैंड की एनलार्जमेंट पर, यानी BPH पर, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक एसेसरी ऑर्गन होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। इसके बीचों बीच एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको यूरेथ्रा कहा जाता है, जिसका फंक्शन होता है यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से लेकर और बॉडी से बाहर निकालना, वहाँ पर प्रेजेंट होता है ये। जैसे ही इसकी एनलार्जमेंट होती है, जैसे ये बड़ा होगा तो जो यूरेथ्रा है उसके ऊपर प्रेशर आएगा और जो यूरिन का आउटफ्लो है उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, आउटफ्लो कम हो जाएगा। ये क्यों हो जाता है? प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होने के रीजंस क्या होते हैं? सबसे पहला और मेन जो रीज़न होता है वो है एजिंग। जनरली देखा जाता है कि जो यंग लोग होते हैं, जो यंग मेल होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है चांसेस बढ़ते जाते हैं कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी एनलार्जमेंट हो सकती है। इसके अलावा लाइफस्टाइल होता है। अगर आप ओबेज हैं, आप थोड़े मोटे हैं और आप अगर फिजिकली एक्टिव नहीं हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके प्रोस्टेट ग्लैंड की एनलार्जमेंट हो सकती है। अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो डेफिनेटली वो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड की एनलार्जमेंट का जो रिस्क है उसको कम करता है। इसके अलावा हो सकता है फैमिली में हिस्ट्री है, आपके फादर को थी, ग्रैंडफादर को था यही प्रॉब्लम, तो आपको भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा कुछ डिजीजेस हो सकती हैं जो कि होती है, आप कोई हार्ट डिजीजेस हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है। इन केसेस में भी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी एनलार्जमेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपके प्रोस्टेट ग्लैंड की एनलार्जमेंट हो गई है, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हो गया है, तो उसके क्या सिम्टम्स आने शुरू होते हैं? जो सबसे पहला सिम्टम है वो आता है कि आपकी अर्ज जो होती है यूरिन करने की वो बढ़ जाती है और फ्रिक्वेंसी भी बढ़ जाती है। इसके अलावा जो फ्रिक्वेंसी है वो रात में ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी आप रात में यूरिन के लिए बार बार जाते हैं दिन के कंपैरिजन में। और जो स्ट्रीम होती है यूरिन की वो वीक होती है। कभी यूरिन आउटफ्लो कम हो जाता है, रुक जाता है, कभी आउटफ्लो स्टार्ट हो जाता है। ड्रिबलिंग हो सकती है यूरिन की। इसके अलावा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो कम्प्लीटली खाली नहीं कर पाते हैं। ये थे कॉमन सिम्टम्स जो होते हैं। इसके अलावा जो सिम्टम प्रेजेंट हो सकते हैं वो हो सकता है कि आपके यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाए, या फिर हो सकता है कि आप यूरिन ही ना पास कर पाएँ। इसके अलावा हो सकता है कि आपको जो यूरिन का इन्फेक्शन हो जाए, यानी कि जो आपका ट्रैक है वहाँ पर इन्फेक्शन प्रेजेंट। जब आपको यूरिनरी सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके प्रोस्टेट ग्लैंड की एनलार्जमेंट ही हो गई है। इस जो यूरिनरी सिम्टम्स हैं वो आने के और भी रीजंस होते हैं, जैसे कि UTI हो सकता है, और इसके अलावा हो सकता है कि जो यूरिथ्रा है उसकी नैरोइंग हो गई है, जिसको यूरिथ्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि कभी ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ और उसकी जो लोअर एंड है उस पर कोई स्कार प्रेजेंट है, प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई है, या फिर हो सकता है कि आपके किडनी में या फिर जो ब्लैडर है उसमें आपके स्टोन प्रेजेंट है। इसके अलावा हो सकता है कि आपके प्रोस्टेट का या फिर यूरिनरी जो ब्लैडर है उसका कार्सिनोमा हो सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपको आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के एनलार्जमेंट को ठीक करने में हेल्प कर सकती हैं। सबसे पहले तो जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो सिम्टम सिमिलैरिटी पर बेस्ड होती हैं। अगर आपके सिम्टम और मेडिसिन के सिम्टम मैच करते हैं तभी वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, अदरवाइज़ वो मेडिसिन आपके किसी काम की नहीं है, वो आपको किसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं देगी। जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है सेबल सेरुलेटा। सेबल सेरुलेटा जो मेडिसिन है इसको आपको क्यू फॉर्म में, यानी कि मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। 10 बूंद मेडिसिन की को मिक्स करना है 1/4 कप पानी में, और दिन में आप 2 से 3 बार ले सकते हैं। जो सिम्टम्स होते हैं जो कि आपको मैच करने हैं, अगर आपके साथ मैच करते हैं तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। वो है कि जो यूरिन की अर्जेंसी है और फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, स्पेशली रात में। जो यूरिन आउटफ्लो होता है वो काफ़ी पेनफुल होता है। इसके अलावा हो सकता है कि जो प्रोस्टेट का एरिया है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है उस एरिया में कोल्ड फीलिंग होती है, पेनफुल इंटरकोर्स होता है, इजैकुलेशन पेनफुल होती है या फिर इम्पॉसिबल होती है, स्टूल के साथ जो प्रोस्टेटिक एमिशन है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है और दिन में एक ही बार इस मेडिसिन को आपको लेना है। जो लाइकोपोडियम है उसके सिम्टम्स होते हैं कि जो प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट प्रेजेंट होती है वो प्रेजेंट होती है
सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग के साथ, निडल लाइक पेन होता है आपके ब्लैडर में और आपके एनल एरिया में। इसके अलावा जो यूरिन आउटफ्लो होता है वो काफ़ी पेनफुल होता है। जो पेन प्रेजेंट होता है वो ड्यूरिंग एंड आफ्टर यूरिनेशन प्रेजेंट होता है। जो यूरिन आउटफ्लो होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है स्टेफिस्केरा। स्टेफ की जो पोटेंसी आपको यूज़ करनी है वो है 30 और दिन में एक ही बार आपको यूज़ करना है। इसमें जो सिम्टम प्रेजेंट होते हैं वो है कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट प्रेजेंट होती है विद डिसयूरिया, यानी कि आपको काफ़ी पेनफुल यूरिनेशन होता है और उसके साथ साथ आपके प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट होती है और जो यूरिनेशन है वो इनकम्प्लीट फील होता है और जो ब्लैडर एरिया है उसमें काफ़ी प्रेशर आपको फील होता है। तो डेफिनेटली ये मेडिसिन आपके लिए काम करेगी। ये था ब्रीफ BPH के बारे में और साथ में उसका होम्योपैथिक मैनेजमेंट क्या है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।